नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। प्रवासी भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में 6 सांसदों के बागी होने के बाद पार्टी ने आज दिल्ली में बुलाई सांसदों की बैठक, व्हिप किया जारी। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज। और फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर जीत के साथ की शुरुआत। वहीं पुर्तगाल और कांगो के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ। नहीं चला रोनाल्डो का जादू, घाना ने भी खोला जीत के साथ खाता। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में आयोजित विवाटेक 2026 को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में भारत के कई स्टार्टअप्स शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही पीएम भारतीय समुदाय के साथ संवाद भी करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में विवाटेक 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये मंच प्रधानमंत्री के आधुनिक तकनीक के युग में भारत प्रथम के दृष्टिकोण को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। विवाटेक के मंच पर आज भारतीय पेविलियन का उद्घाटन हो गया है। कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, बहुत भारतीय इनोवेट्स की सफलता के बाद विवाटेक पर भारत का ये सबसे बड़ा पेविलियन, कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए? भारत अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जो उभरते हुए नए टेक्नोलॉजी का युग है उसमें भारत ने सर्वप्रथम रहना है, आगे रहना है। हमने इसमें से अवसर निकालने हैं। चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन साथ ही साथ ये एक भारत के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है कि जब दुनिया को आज टैलेंट चाहिए, अच्छे कौशल के साथ युवा युवती चाहिए, मेहनती लोग चाहिए, स्टेम ग्रेजुएट्स जो साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ समझे, ऐसे ग्रेजुएट्स की आवश्यकता हो। ऐसे में भारत का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ने वाला है और विवाटेक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो हर वर्ष फ्रांस में हो रही है। हमारे यहाँ पे एम्बेसडर हुआ करते थे जावेद अशरफ जी, जो अब ITPO के चेयरमैन हैं, और उन्होंने जब ये सुझाव पेश किया प्रधानमंत्री जी को तो हमें लगा कि भारत की ताकत देखते हुए हमने यहाँ पे सबसे बड़ा पेविलियन लेना चाहिए। और उत्साह के साथ हमारे स्टार्टअप्स आए हैं, उत्साह के साथ नए टेक एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, हमारे AI के साथ जुड़े हुए सभी कंपनियां आई हैं। अभी अभी नीस में भारत इनोवेट्स नाम की एक नई पहल 3 दिन तक रही। प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे, तो एक प्रकार से ये एक परिचय है भारत का पूरे विश्व के। मंत्री जी, क्या ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के सामने भी एक चैलेंज है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी जब आप इनके बाकी चीजों के लिए आपके मंत्रालय की ओर से मदद चाहिए होगी? स्वाभाविक है कि ये एक लाइफ साइकिल होता है और इसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मेटी का बड़ा रोल है इनकी आवश्यकताओं को, जैसे AI मिशन के तहत कंप्यूट कैपेबिलिटी जो कई स्टार्टअप्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो उनको उपलब्ध कराई जा रही है बड़े कंसेशनल दरों पर। स्टार्टअप फंड ऑफ फंड 2 जो 10,000 करोड़ का हमने लॉन्च किया है उसमें विशेषकर डीप टेक के ऊपर फोकस है।
1 लाख करोड़ का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर फंड माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अप्रूव हुआ है, वो भी फंड इन सब रिसर्चर्स को, इन सब इनोवेटर्स को बल देगा। मैं समझता हूँ हिम्मत करने वालों के लिए कोई भारत में रिसोर्सेज की कमी नहीं होने देंगे, ये हम सबका संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जिनका ये मानना है कि ये एक पहला कदम है, लेकिन इसके आगे भी तमाम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार निरंतर इन स्टार्टअप्स के पीछे खड़ी है। विवाटेक से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। विवाटेक 2026 में भारत पवेलियन में एक अनोखी पहल के जरिए भारत और फ्रांस दोनों देशों के महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में महिला शक्ति को भी बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। इस पहल में दोनों देशों के महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के 10-10 प्रतिनिधियों का एक समूह शामिल है, जो एक दूसरे के देश की यात्रा करेंगे। देखिए इन महिलाओं से डीडी न्यूज की खास बातचीत। एक कार्यक्रम के तहत 10 महिला स्टार्टअप्स यहाँ लाए गए हैं और फ्रांस की भी 10 महिला स्टार्टअप्स नवंबर में जाएंगे इंडिया। तो जो यहाँ आई हुई है महिला स्टार्टअप्स, उनसे बात करते हैं। It's very important that women also get a platform to be able to understand how to enter the European markets, and the best place to land is France because this year is the India-French Year of Innovation. भी हमें इतना बड़ा मार्केट एक्सेस मिल रहा है कि हम भारत में ही नहीं, भारत से पूरे दुनिया की तरफ अपनी टेक्नोलॉजी यूज करा पाए। हम मेडिकल टेक्नोलॉजी में हैं, हम ब्रेन मैपिंग करते हैं। I've been working relentlessly to actually use this not only for a photo opportunity, not only as a gimmick, but also to really use it to have a real exchange, not only from France and India, but we intend to actually show that women on the world stage can do so much more. मैं एक इंडिया से मार्कटेक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो एक वर्ल्ड पे इम्पैक्ट करेगा, एंड मेरे लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट। आई हैव गॉट एन एक्सपोजर, मेरा गो टू मार्केट समझ में आ रहा है। आई हैव गॉट टू अंडरस्टैंड कि मेरे को किस टाइप से अप्रोच करना है एंटायर सिचुएशन को। तो यहाँ आके पता चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, पहले इनोवेशन क्या है, और साथ में हम महिलाओं को ये जो इग्नाइट प्लेटफॉर्म मिला है, ये पहला कोहॉर्ट है महिलाओं के लिए, पर आगे जाके यही एक पाथ बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा और महिलाओं के लिए फ्यूचर लीडर्स बनने के लिए। लेकिन स्टार्टअप के मंच से एक रिवोल्यूशन जो भारत में क्रिएट करने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की है, ये उसी का एक उदाहरण है। पेरिस में विवाटेक से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। विवाटेक 2026 में भारत के कई स्टार्टअप्स शामिल हो रहे हैं। इनमें नेत्रासेमी भी शामिल है, जिसकी चिप अत्याधुनिक तकनीकी क्षमता से लैस है। कंपनी के सीईओ ज्योतिष इंदिरा भाई ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की है। अगर आपके पास कोई डिवाइस है जैसे ड्रोन और उसे आप स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो क्या किया जाए? सिर्फ नेत्रासेमी का ये चिप ही आपको लगाना होगा, और ये चिप 7 करोड़ का है। लेकिन इसकी बहुत सारी खासियतें हैं जो हमें बताएंगे नेत्रासेमी के फाउंडर। We made it in India. This fully indigenous, and so this is capable of converting devices intelligent, like smart drones, smart autonomous navigation robots, smart cameras. So this chip is capable of delivering 12 tera operations performance, which is probably the best in the class. So we built Netrasemi, built it. And कितने साल लगे आपको इसे बनाने में? The IPs, the intellectual properties that goes inside, it took us 8 years to design, right? But the project, this is funded by DLI, Design Linked Incentive Scheme. तो इसका मतलब ये है कि ये चिप जो बनाया गया है, ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। और जैसे कि इनका कहना है कि वी नॉट ओनली ओन द चिप, वी ऑल्सो ओन द आईपीज इनसाइड, और यही है जो भारत चाहता है कि हमारे इनोवेटर्स विकसित करें। पेरिस में विवाटेक से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। विवाटेक 2026 में भारत के स्टार्टअप्स न्यूरोलिब भी शामिल हो रही है। कंपनी के संस्थापक डॉक्टर कुमार बागरोडिया ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में अपनी कंपनी के इनोवेशन के बारे में बताया। अभी हम यहाँ एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, द ग्लोबल ब्रेन फर्स्ट इनिशिएटिव। अभी जैसे माननीय मंत्री जी ने भी स्टेज पर कहा कि आगे जाकर एआई ह्यूमन से आगे हो सकता है, तो हमें उन ब्रेन्स को प्रिजर्व करना है जो बाकी मानव जाति के लिए कल्याण करते हैं। तो अपना जो पॉपुलेशन है वो 8.1 बिलियन, मतलब 810 करोड़ की जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, उसमें करीबन सिर्फ 81,000 लोग हैं।
आप अगर उनके ब्रेन्स को पावरफुल रखेंगे तो वो सही डिसीजन ले पाएंगे बाकी लोगों के लिए, चाहे वो वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, आप जैसे मीडिया वाले हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने डिसीजन से। तो ये हम एक इनिशिएटिव यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में इनोवेशन के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छुई है। वहीं इस दौरान फ्रांस तकनीकी क्षेत्र में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में सामने आया है। इसी के चलते दोनों देश 2026 को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के रूप में मना रहे हैं। आखिर कैसे है भारत और फ्रांस का तकनीकी सहयोग, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बीते 12 वर्षों में भारत ने तकनीकी नवाचार में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहल की गई हैं। साथ ही इस दौरान फ्रांस भारत का भरोसेमंद तकनीकी साझेदार बनकर उभरा है। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। इसी साझेदारी का नतीजा है कि 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। The question is no longer whether India innovates. The question is who will innovate with India? And France is the unique clear answer. भारत और फ्रांस के बीच इसी गहरे सहयोग के चलते बीते दिनों भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में हुआ। इस कार्यक्रम के जरिए देश के उभरते तकनीकी इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और उच्च शिक्षण संस्थानों को वैश्विक स्तर पर एक बेहतरीन मंच मिला। भारत इनोवेट्स केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल है, जिसमें खास तौर पर डीप टेक से जुड़े नवाचारों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें विज्ञान और नवाचार से जुड़े 13 मुख्य क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक, ऊर्जा, स्वास्थ्य और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बेहद जरूरी क्षेत्र शामिल हैं। इस मंच का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजार, निवेश, विनिर्माण साझेदारी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नए अवसर प्रदान करना है। नीस में आयोजित हुए भारत इनोवेट्स में दुनिया भर के 350 से अधिक निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी विभिन्न निवेशकों और इनोवेटर्स से मुलाकात की। भारत के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को $25 करोड़ से अधिक की फंडिंग के कमिटमेंट्स मिले हैं। इस दौरान यहां आए इनोवेटर्स के साथ 1350 से अधिक बिजनेस मीटिंग्स हुई। वहीं 500 से ज्यादा फ्रांसीसी निवेशकों ने भारतीय इनोवेटर्स के साथ बातचीत की। कार्यक्रम में 30 से ज्यादा रणनीतिक साझेदारियों और समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा 50 से अधिक फ्रांसीसी और यूरोपीय यूनिवर्सिटीज, इंक्यूबेटर्स और रिसर्च संस्थानों ने भारतीय संस्थानों और स्टार्टअप्स के साथ जुड़कर काम किया। इसके अलावा बीते कई वर्षों से भारत और फ्रांस लगातार रक्षा, तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष समेत विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को लेकर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2026 का आयोजन हो रहा है। इस वर्ष के आयोजन में भारत को एआई कंट्री पार्टनर का विशेष दर्जा दिया गया है। इससे साफ है कि वैश्विक एआई नीति निर्माण में भारत को एक प्रभावशाली आवाज के रूप में देखा जाता है। साथ ही विवाटेक 2026 में भारतीय पवेलियन इस बार के सबसे बड़े पवेलियनों में से एक होगा। वैश्विक मंचों पर नवाचार को लेकर इस तरह का समन्वय लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। साथ ही ये भारत फ्रांस साझेदारी का सटीक उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद न्यूज 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। महाराष्ट्र की सियासत इस समय गरमाई हुई है। लोकसभा में शिवसेना UBT के कुल 9 सांसदों में से 6 सांसदों के अलग गुट बनाने की खबरों के बीच शिवसेना UBT ने आज अपने सभी लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। ये बैठक आज सुबह 11 बजे संसद भवन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की जाएगी। पार्टी ने व्हिप जारी कर अपने सभी लोकसभा सांसदों को आज होने वाली संसदीय दल की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब UBT के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 6 सांसदों ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शिंदे गुट में विलय के लिए चिट्ठी भेजी। हालांकि अभी स्पीकर या बागी गुट की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन देंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश में रोजगार सृजन को तेज करने, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि रोजगार के नए अवसर तेजी से सृजित हों और अधिक से अधिक लोग संगठित क्षेत्र से जुड़ें। तो आपको बता दें कि योजना से अब तक 15 लाख युवाओं को रोजगार मिला है और कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 19 जून को कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। रुक करते अगली खबर का। प्रतिष्ठित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय संस्थानों ने अपनी सफलता का परचम लहराया है। देश के अग्रणी संस्थान IIT दिल्ली ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दुनिया भर में 118वां स्थान हासिल किया है। संस्थान ने पिछले वर्ष के मुकाबले 5 पायदान का सुधार किया है और वो इस रैंकिंग में शीर्ष भारतीय संस्थान बना हुआ है। बीते 4 वर्षों में IIT दिल्ली ने अपनी रैंकिंग में 79 स्थानों का अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया है। इस वर्ष की रैंकिंग में भारत की इस बढ़ती धाक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शीर्ष 200 वैश्विक विश्वविद्यालयों में IIT दिल्ली के साथ IIT बॉम्बे 134वें और IIT मद्रास 170वें स्थान पर काबिज है। इसके अलावा IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IISc बेंगलुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे कुल 52 भारतीय संस्थानों ने इस बार रैंकिंग में जगह बनाई है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि साल 2014 में इस सूची में महज 11 भारतीय संस्थान शामिल थे। वहीं भारत का शिक्षा तंत्र G20 देशों में सबसे तेजी से विकास करने वाला एजुकेशन सिस्टम बन चुका है। नई दिल्ली में कल इम्प्रूव्ड वाटरशेड मैनेजमेंट यानी बेहतर जलागम प्रबंधन के लिए तकनीकी दिशा निर्देशों पर दूसरी राष्ट्रीय स्तरीय परामर्श बैठक का शुभारंभ हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में जल संरक्षण, भूमि संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने के उपायों पर मंथन जारी है। आज बैठक का दूसरा दिन है। विश्व बैंक समर्थित नवाचार आधारित विकास द्वारा कृषि सुदृढ़ता हेतु जलागम क्षेत्रों का पुनरुद्धार। इस कार्यक्रम के तहत आयोजित बैठक के पहले दिन भूमि संसाधन सूचीकरण एवं जल विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित उन्नत निगरानी एवं मूल्यांकन, सामुदायिक सहभागिता, सामाजिक जागरूकता एवं आजीविका संवर्धन और जलागम विकास कार्यों की सततता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रभावी जलागम प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। हमारे यहाँ लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है
परंतु एक बड़ा भाग लगभग 40 से 50% तक हमारे यहाँ कृषि आज भी वर्षा आधारित खेती है। इसलिए बहुत आवश्यक है किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को एक श्योरिटी देने के लिए कि जहाँ पर वर्षा आधारित है वहाँ पर वो ना केवल एक क्रॉप सुरक्षित दृष्टि से ले सकें, एक दूसरी क्रॉप के बारे में भी वो सोच सकें और दूसरी एक फसल भी वहाँ पर ले सके ताकि उनकी बढ़ावा मिल सके। उसके लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन विभाग द्वारा वाटरशेड प्रोग्राम क्रियान्वित किया जा रहा है। नरेंद्र भूषण ने बताया कि कार्यक्रम के तहत 30 से 35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को अब तक उपचारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में तकरीबन 60 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र वर्षा आधारित है और उन्हें भी शीघ्र कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। हमने अभी तक लगभग जो है 30 से 35 मिलियन हेक्टेयर को उपचारित किया है, परंतु भारत में 60 मिलियन हेक्टेयर्स ये रकबा है जो रेनफेड आधारित है, तो इसको शेष को भी अति शीघ्रता से संपन्न किया जाएगा। इसके जो मुख्य घटक होते हैं, किस प्रकार से सबसे पहले कम्युनिटी जो है उस क्षेत्र की जहाँ पे एक वाटरशेड सेलेक्ट किया जाता है, उनको इन्वॉल्व करते हुए उनका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो स्वयं डिसाइड करके इसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, कहाँ कहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, फार्म पॉन्ड, परकोलेशन टैंक्स विकसित किए जाने हैं, कहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन एक्टिविटी की जानी है, किस प्रकार की फसलें वहाँ पर उपयुक्त हैं, ये सब ट्रेनिंग किसानों को दी जाती है, उनको सभी प्रकार की सहायता भी दी जाती है। पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका ईरान की जंग खत्म होने पर आधिकारिक रूप से मुहर लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साय महल में ईरान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी शांति स्थापित करने को लेकर इस एमओयू पर साइन कर दिए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि अगर ईरान ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो वो फिर से हमले शुरू कर देंगे। इस साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू की गई सैन्य कार्रवाई के बाद यह संघर्ष एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध में बदल गया था। इसके कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतें आसमान छूने लगी थी, जिससे विकासशील देशों के सामने गंभीर आर्थिक और खाद्य संकट खड़ा हो गया था। तो आइए आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं ये 14 सूत्रीय शांति समझौते की बड़ी बातें। दरअसल सबसे पहले यहाँ पर जिक्र होता है शत्रुता का। शत्रुता समाप्त करने पर औपचारिक सहमति यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। इसके साथ साथ हॉर्मुज को फिर से खोलने पर सहमति बनी है। 14 सूत्रीय जो शांति समझौता है उसमें सबसे बड़ी बात हॉर्मुज को लेकर। उसके साथ साथ शुरुआती 60 दिन की वार्ता प्रक्रिया अब शुरू होगी और इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते की कोशिश भी यहां पर की गई है। प्रतिबंध हटाने पर चरणबद्ध बातचीत तय है। 14 सूत्रीय जो शांति समझौता है उसकी प्रमुख बातों का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। इसमें नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ईरानी तेल निर्यात पर शुल्क छूट का प्रस्ताव भी इस 14 सूत्रीय शांति समझौते के तहत रखा गया है। जब्त ईरानी संपत्तियां जारी करने की योजना भी इसके तहत बनाई गई। इसके अलावा ईरान को 300 अरब डॉलर के विकास कार्यक्रम की संभावना भी इस शांति समझौते के तहत नजर आ रही है। ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की प्रतिबद्धता को यहां पर दोहराया है। पेंच फंस रहा था परमाणु हथियार को लेकर के, लेकिन शांति समझौते में जो 14 सूत्रीय बातें हैं उसमें से भी शामिल किया गया है। IAEA की बात करें तो इसकी निगरानी में यूरेनियम भंडार पर चर्चा और इसके अलावा लेबनान समेत सैन्य अभियानों की तत्काल समाप्ति पर भी सहमति बनती हुई इस 14 सूत्रीय शांति समझौते में नजर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस डील के सकारात्मक असर के चलते अंतर्राष्ट्रीय मानक माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड की कीमत में 1.4% की कमी आई है। इस गिरावट के बाद अब ब्रेंट क्रूड का भाव कम होकर $78.41 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। कच्चे तेल के दामों में आई ये कमी भारत सहित दुनिया भर के आयातक देशों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।